So continuing with the chapter number 7, unemployment, growth, informalization and other issues. Okay, so we have completed up to the topic formal and the informal sector, casualization of workforce and the distribution of workforce under with the gender, different sectors, areas. Here we are starting with the meaning of unemployment. Okay, unemployment means it is a stage, is a situation in which people are willing and able to work at the existing wage rate but do not get work. ऐसे लोग जो कि एग्जिस्टिंग वेज रेट पर उस समय एबल है काम करने के लिए, दे आर एबल टू वर्क एंड दे आर अवेलेबल फॉर वर्क. कई बार होता है कि एबल तो है काम करने के लेकिन उस जगह पर अवेलेबल नहीं है. ये सभी लोग एबल भी है और उस जगह पर अवेलेबल भी है जहां पर एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, लेकिन एग्जिस्टिंग वेज रेट पर जो वेज रेट चल रहा है कि कुछ डिमांड्स भी नहीं है, जो एग्जिस्टिंग वेज रेट है उसके ऊपर भी जब उनको रोजगार नहीं मिल पाता और वो काम करना चाहते हैं, वो कहलाता है इट इज अ सिचुएशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, तो जब जो लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पाता है एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, okay, then that is known as the unemployment. Okay, now here the one topic is sources of unemployment. किस किस जगह से हमें unemployment का डेटा मिलता है, कहां से हम इनको गैदर करते हैं. So the first source of unemployment data is reports of Census of India. Census of India, I have explained earlier also, is an unit, is an organization in which after every 10 years, how much the population is being counted. Okay, it is taken officially after every 10 years. Before it was in the year 2011, and now it will be in the year 2021. So that is so vast organization that it counts the population of whole of the country. कोई किसी भी जगह पर रह रहा है, कोई पहाड़ पर रह रहा है, नदी के पास रह रहा है, कहीं किराए पर रह रहा है, कहीं पर भी रह रहा है पूरे भारत के किसी भी कोने में, तो वो उनकी काउंटिंग जो है करी जाएगी, पॉपुलेशन को काउंट करा जाएगा. और साथ ही में ये खाली सिर्फ पॉपुलेशन का काउंटिंग नहीं आएगा, इसमें बहुत सा वास्ट डेटा, एक एक फैमिली का इतना बड़ा बड़ा ये लोग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं. उसमें क्या होता है कि पिछले 10 साल में कितने लोग मर चुके हैं, कितने बच्चे पैदा हुए हैं, या फिर उसके बाद में आप लोग रोजगार क्या करते हैं, कितना अपना पैसा आप सेव करते हैं, किस किस जगह पर सेव करते हैं, कितने बच्चे हैं घर में, फिर हर एक डेटा को उसमें जो है कितनी कमाई करते हैं, हर एक चीज जो पहले वाले डॉक्यूमेंट्स आपके हैं 2011 में लिया गया था, 2001 में लिया गया था, 1991 में लिया गया था, वो भी सब इनके पास में प्रिजर्व रहते हैं, भले वो ऑनलाइन हो भले कैसे हो, लेकिन सब डेटा इनके पास में रहता है. तो ये जो रिपोर्ट्स ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया है, ये हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन देती है अनएम्प्लॉयमेंट की. उससे ही हमें पता लगता है कि भारत में कितना रोजगार है और किस किस सेक्टर में है ना, क्योंकि जो मेन ऑक्यूपेशन है वो कौन दे रहा है, प्राइमरी सेक्टर दे रहा है या फिर सर्विस सेक्टर दे रहा है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो हमारे भारत में है ही बहुत कम, और मेनली जो कंट्री है वो एग्रीकल्चरल है, ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं. तो इसीलिए जो है यहाँ पर ये जो सेंसस ऑफ इंडिया है, ये हमें पहला सोर्स ऑफ डेटा हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा मिलता है वो सबसे पहले मिलता है सेंसस ऑफ इंडिया से, क्योंकि इसका काम खाली पॉपुलेशन काउंट करना नहीं है. पॉपुलेशन काउंटिंग के अलावा ये बहुत सी चीजें आपकी फैमिली के बारे में काउंट करते हैं. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, जो कि इन सब डेटा को कलेक्ट करने के लिए आपके पास में आते हैं. सेकेंड है एनएसएसओ. आपको आपके एग्जाम में इसके नाम पूछ सकते हैं, विच आर द सोर्सेज ऑफ डेटा. क्या ये भी डेटा या ये भी सोर्सेज है क्या नहीं है, इसलिए जो छोटी छोटी चीजें हैं इसको ध्यान से याद करिएगा. NSSO, the NSSO collects data through sample surveys and give annual estimate of employment and the unemployment. ये जो है समय समय पर सैंपल्स इकट्ठा करता था. ये NSSO जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये सेंसस ऑफ इंडिया की तरह हर एक इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन नहीं देता है. जैसे सेंसस ऑफ इंडिया तो कोई कहीं पर भी रह रहा हो उसकी डेटा आपकी उनके पास में होती है, इसलिए ये हर 10 साल में होता है, क्योंकि हर साल करेंगे तो बस यही काम करते रहेंगे, तो क्योंकि इसमें जो है हर एक को इंक्लूड करा जाता है. लेकिन जो NSSO है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ सैंपल्स के बेसिस पर इकट्ठा करता है. जैसे कि मान लीजिए अगर हमने एक एरिया की इच्छा अगर पॉपुलेशन ले लिया, तो आप आपके आसपास हमारे आसपास जितने गांव है, शहर, उसके हिसाब से उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से पॉपुलेशन ले ली जाएगी.
ना, हर एक को कलेक्ट नहीं करते हैं, ये कुछ सैंपल्स के बेसिस पर रिजल्ट्स निकालते हैं। तो जो NSSO है वो भी क्या करता है, अपने एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा हर साल सबमिट जो है करता है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, किस सेक्टर में रोजगार मिला है, और उसके हिसाब से सरकार अपनी पॉलिसीज बनाती है कि हमें किस में अपने ज्यादा रोजगार को पैदा करना है। ठीक है, जैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत पीछे है, तो इसलिए स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करे गए हैं, आत्मनिर्भर भारत, ताकि लोग जो है इन क्षेत्रों में अपना बिजनेस करें, अपना रोजगार बढ़ाएं, और अगर हम इसको सीरियसली लेते हैं तो काफी रोजगार इसमें बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, दिस इज DGET। बच्चों आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, मार्क कर लीजिए इसको, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DGET, दिस इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। या फिर आपको फुल फॉर्म की बेसिस पर 4 ऑप्शन दे दिए, एक सही उसमें, बाकी में इन्होंने कुछ ना कुछ और चीजें लगा दी, इस तरीके से भी आपको जो है पूछ सकते हैं MCQs में भी। सो DGET हैज बीन इम्प्लीमेंटिंग द एम्प्लॉयमेंट मार्केट इंफॉर्मेशन EMI ओवर द लास्ट 30 years। ये एम्प्लॉयमेंट की मार्केट की इंफॉर्मेशन देती है पिछले 30 साल से। EMI provides information about the structure of employment, occupational composition and education profiles of the employees। कैसी इंफॉर्मेशन देती है EMI कि एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, किस किस क्षेत्र में है, ऑक्यूपेशनल कॉम्पोजिशन, लोग किस किस जरिए से अपना पैसा कमाते हैं, और एजुकेशनल प्रोफाइल, लोग पढ़े लिखे कितने हैं, जो लोग रोजगार कर रहे हैं उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, और वो डिसाइड करता है कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है तो आपको जॉब अच्छी मिलेगी ना, अगर आप अच्छी परसेंटेज से पास होंगे आपको अच्छी कॉलेजेस मिलेंगे, आप और अच्छे कोर्सेज को करेंगे, जब बाहर निकलोगे तो और ऑफ बीट कैरियर्स को ऑप्ट करोगे, और साथ ही में आपके पास में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होंगी। तो जाहिर सी बात है कि ये सब किसके लिए है, ताकि आपकी अर्न करने की कैपेसिटी बढ़ाई जाए। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है, सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। है तो काफी सारे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन यहाँ पर जितना दिया गया है आपके सिलेबस में उतना ही है। Now, the first one type of unemployment is disguised unemployment. It is disguised unemployment. अभी disguised unemployment क्या होता है? Disguised unemployment refers to a state in which more people are engaged in more than are really needed. ऐसा जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट की स्टेज है जहां पर की जरूरत से ज्यादा लोग होते हैं, इतनी जरूरत नहीं है, अगर 2-4 रुपए से चले भी जाए तो प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहलाता है डिस्गाइज। ये जनरली होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जहाँ एक ही परिवार के, मान लीजिए अगर एक ही खेत में, छोटे से खेत में 4 लोग लगे हुए हैं और वो काम 2 जने भी कर सकते हैं, तो अगर वो आप यहाँ आ जाइए। तो जनरली ये एग्रीकल्चर सेक्टर में चलता है, जहां पर क्या एक ही क्षेत्र 4 लोग हैं तो वो उसी खेत पे काम कर रहे हैं, अगर 2 चले भी जाएं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ और भी काम कर लें। लेकिन क्या होता है, उनके पास और कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, ना बेरोजगार है, और इतने पढ़े लिखे नहीं है कि कहीं और रोजगार अपना ढूंढ सके। तो इसीलिए ऐसे जो लोग होते हैं जो कि जरूरत से ज्यादा जहाँ पर एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन मजबूरी है और कुछ नहीं आता इसलिए वो सब कुछ चल रहा है, बाकी अब बिजनेस में तो चलेगा नहीं है। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, अगर आपकी जरूरत नहीं है तो आपको निकाल देंगे ना काम से, लेकिन अगर आपका अपना ऑक्यूपेशन है तो आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो मोस्टली ये होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसमें कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जरूरत से ज्यादा लोग ऐड होते हैं, और अगर उसमें से कुछ चले भी जाए तो प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनके पास में और कोई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जबकि आप किसी सीजन में तो एम्प्लॉयड है, बाकी सीजन में आप अनएम्प्लॉयड है, उसके बाद में आपके पास रोजगार ही नहीं है। जैसे मोस्टली ये चीनी मिल के जो लोग हैं ना, आधा साल के पास में काम होता है, बाकी इनके पास में आधी सैलरी आती है। या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ऐसा होता है, जब फसल कटी तो काम है, उसके बाद में सब ये लोग बेरोजगार है। जैसे जब मार्च अप्रैल का टाइम आता है, जब कटाई का टाइम होता है, तो उसमें क्या होता है, कितने लोगों को रोजगार मिल जाता है, बाकी ये लोग सब ऐसे फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, जो छोटे मोटे मजदूर होते हैं। तो इस तरीके से इसे बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि सीजन के अकॉर्डिंग रोजगार मिलता है। एंड नेक्स्ट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट।
ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मींस सिंपल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जहां पर जो लोग एग्जिस्टिंग वेज रेट पर अवेलेबल है काम करने के लिए और एबल भी है काम करने के लिए, जब उनको रोजगार नहीं मिलता है तो वो क्या कहलाता है? अनओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। जीडीपी का प्रोडक्शन बहुत कम है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा कम है, मींस जीडीपी कम है। अगर जीडीपी बढ़ता है तो साथ में गुड्स सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ता है, लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन हम बहुत सी चीजें हम इंपोर्ट कर लेते हैं, फैक्ट्रीज के इंस्टॉलेशन पे कोई ध्यान ही नहीं है। सरकार को भी अपना जो टैक्सेस देती है वो किस में जाते हैं? इंटरेस्ट की पेमेंट करने में जाते हैं। मैं बताया था फॉरेन एक्सचेंज रेट में और बैलेंस ऑफ पेमेंट में। जब आपके पास में साधन नहीं दिया, सरकार फैक्ट्री से खोलेगी, बाकी जितनी एमएनसी आती है वो सिर्फ अपना प्रोडक्शन करती है, अपना प्रॉफिट ले जाती है ना। और यहाँ के लोगों को छोटा मोटा रोजगार मिलता है, प्राइवेट रोजगार होता है, जितना ज्यादा रिफंड आता नहीं है, रिटर्न आता नहीं है। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा धीरे है, क्योंकि जो प्रोडक्शन का सेक्टर है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दैट इज वेरी वेरी स्लो इन अवर कंट्री। सेकेंड इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये तो सबसे बड़ा कारण है भारत में बेरोजगारी का, क्योंकि सरकार अगर कोशिश करती भी है कि रोजगार पैदा करे जाए, लेकिन अगर वो पॉपुलेशन हिसाब से इतनी बढ़ जाती है, रोजगार पैदा हुआ 1 लाख, पॉपुलेशन बढ़ गई आगे से 5 लाख, तो कहाँ से जो है उनको सबको रोजगार मिलेगा? सरकार ठेका तो नहीं लिया ना कि आपके जितने बच्चे होंगे आपको सबको रोजगार मिलेगा ना, ऐसा तो किसी कानून में नहीं लिखा। तो अगर हम जागरूक नहीं है कि भैया इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज है तो उनको रोजगार नहीं मिल पाएगा। सो इट देयर शुड बी द पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल्ड। थर्ड इज अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। यहाँ पर जो बहुत सी जगह पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आज भी पुराने मीन्स ऑफ इरिगेशन फॉलो करता है, इरिगेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, कल्टीवेशन के लिए। तो उनके पास में न्यू टेक्निक्स है ही नहीं। कई तो ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ बारिश के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मानसून के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपनी इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए। तो आज भी जो है बहुत से एरियाज में जो है मासिव रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पर जो है पुरानी टेक्निक्स यूज होती है एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट इज डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, जिसको की बहुत जरूरत है चेंज करने की, और शायद वो चेंज हो रहा है एनईपी जो 2020 आया है, जिसमें कि जैसी नीड होती है उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। अगर बच्चों को बचपन से ही उस चीज में पढ़ाया जाए जिस चीज में उसका इंटरेस्ट हो, हर किसी को एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़नी है, कॉमर्स पढ़नी है, आर्ट्स पढ़नी है, उसके इंटरेस्ट की चीज तो उसको पढ़ाई नहीं जाती है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। और अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, जब आप बिना बस से काम करें, आप किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं करते हैं ना। कोई भी काम बुरा नहीं होता है अगर आप उसको इंटरेस्ट से करें, आप उसे क्रिएटिविटी से करें। तो अगर बच्चे को कोई दौड़ने में है, उसको दौड़ने में ही लगाया जाए, एजुकेशन सिर्फ उसके ऊपर एक डिग्री के लिए प्रेशर ना बनाया जाए, तो वो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकता है। 1947 के बाद भी बहुत सी फैक्ट्रीज इंस्टॉल करी गई थी, लेकिन वो सब क्या हुई? नुकसान में चलती गई, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत वीक है, बहुत उसमें लूप होल्स है, और साथ में बहुत सी फैक्ट्रीज को सरकार को बेचना पड़ा, क्योंकि कितने सालों से डेड सिक यूनिट्स में कन्वर्ट हो चुकी थी। उसकी वजह से ही इतना ज्यादा हमारे ऊपर लोन की स्थिति आई। तो जो है यहाँ पर इंडस्ट्रीज का ग्रोथ रेट बहुत कम है, क्योंकि हम लोग बिना काम करे पैसा चाहते हैं, हम लोग मेहनत करना नहीं चाहते, सभी लोग ना, इंक्लूडिंग मी। हम लोग क्या चाहते हैं? हमें आराम भी मिले ना, हमें पैसा भी मिले, लेकिन हम लोग काम नहीं करना चाहते। जो हमारा ऑक्यूपेशन है हम उससे बहुत ही लीनियंट समझते हैं कि भैया आराम से अपनी सरकारी नौकरी मिल जाए, नो नीड टू वर्क। नेक्स्ट इज डिक्लाइन ऑफ द कॉटेज एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। यहाँ पर जो कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी टेक्निक मेनली यूज होती है? लेबर इंटेंसिव, जो कि एक्स्ट्रा पॉपुलेशन को कंज्यूम करने में हेल्प करती है। लेकिन अब वो चीजें डिमांड ही नहीं होती है, हर एक काम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से चाहिए होता है, हाथ का काम किसी को पसंद नहीं आता, उसमें टाइम भी बहुत लगता है, प्रोडक्शन भी बहुत कम होता है ना। तो इसीलिए अब जो कॉटेज इंडस्ट्रीज खत्म है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? वी शुड कंट्रोल द पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज फॉल्टी प्लानिंग। प्लानिंग में कोई भी 6 points are enough. Leave this 7th one point. 6 points are more than enough for the